हेलो फ्रेंड्स, सभी को प्यार भरा नमस्कार। मैं गौरव राजपूत आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं लक्ष्य क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मुझे उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे होंगे। मेरे भाइयों, अपना जो टॉपिक चल रहा था वो राजस्थान के भूगोल के अंतर्गत चल रहा था, वन्य जीवन, राजस्थान का वन्य जीवन। उसके अंतर्गत कुछ पॉइंटों पर अपन ने चर्चा कर ली थी। आज इस वीडियो के अंतर्गत, इस क्लास के अंतर्गत अपन देखेंगे राजस्थान के बायोलॉजिकल पार्क, आर्किड निषेध क्षेत्र, वन्य जीव, आर्किड निषेध क्षेत्र, वन्य जीव, कंजर्वेशन रिजर्व, बाघ परियोजना और जैव विविधता, जो कि कंपटीशन के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। इन पॉइंटों पे अपन चर्चा करेंगे मेरे भाइयों। और डेली क्लास को अपन प्रारंभ करने से पहले बाबा खाटू श्याम का आशीर्वाद लेते हुए इस क्लास को प्रारंभ करते हैं। तो बाबा खाटू श्याम का आशीर्वाद हम सबके ऊपर बना रहे, ऐसी मेरी मनोकामना रहेगी। और अगली बात मेरे भाइयों, राजस्थान का जो वन्य जीवन टॉपिक था उसके अंतर्गत अपन ने पिछली वाली क्लास के अंतर्गत बेटा कौन कौन से पॉइंटों पर चर्चा कर ली थी। तो वन्य जीवन की सामान्य जानकारी हमने देख ली थी, वन्य जीव संरक्षण हमने कंप्लीट कर लिया था स्वस्थानीय बहिर्स्थानीय के रूप में, राजस्थान के 3 राष्ट्रीय उद्यान कंप्लीट कर लिए थे, रणथंबोर और केवलादेव और मुकंदरा हिल्स, और राज्य अभ्यारण्य 26 और 27 अपन ने पूरे कंप्लीट कर लिए थे। आज जो बात होगी वो राजस्थान के प्रमुख बायोलॉजिकल पार्क, राजस्थान के आर्किड निषेध क्षेत्र, राजस्थान के जंतुआलय और राजस्थान के संपूर्ण कंजर्वेशन रिजर्व। और ये तो वेरी वेरी मोस्ट होने वाला पॉइंट है आपका कंजर्वेशन रिजर्व, जिसमें से वर्तमान में से सबसे ज्यादा क्वेश्चन भी आते हैं इस लिस्ट के अंतर्गत से। और फिर अपन एक देखेंगे राजस्थान की बाघ परियोजनाएं, जो आपके राजस्थान में लगभग कितनी चल चुकी हैं मेरे भाइयों, 5। और छठवीं जो प्रस्तावित है वो कौन सी है, उस पर भी अपन चर्चा करेंगे। एक बार सचिन कमेंट दे देना, छठी जो है वो प्रस्तावित है वो कौन सी है, उस पर भी चर्चा करेंगे। और अगर हो सका तो जैव विविधता तक भी अपन कंप्लीट करेंगे। तो मेरे भाइयों, देरी किस बात की, जल्दी से क्लास को अपन प्रारंभ करते हैं। आप भी इस क्लास को भाई साहब जल्दी से दबा के शेयर कर दीजिए मेरे भाइयों, जिससे और बच्चों को भी इसका लाभ मिल सके। तो चलिए, सबसे पहला पॉइंट, राजस्थान के प्रमुख बायोलॉजिकल पार्क, इनको आप भले ही कह सकते हैं क्या, जैविक पार्क। क्या कह सकते हैं, जैविक पार्क। ठीक है सर। अब राजस्थान के जो प्रमुख बायोलॉजिकल पार्क या जैविक पार्क है बेटा, वो कौन कौन से, तो एक ध्यान रखना, एक है आपके उत्तरी राजस्थान में लगभग, जिसे अपन कहते हैं नाहरगढ़, ओके। फिर जस्ट डाउन आपका सज्जनगढ़, ओके सर। कौन सा, सज्जनगढ़। तो पहला हुआ नाहरगढ़, दूसरा हुआ सज्जनगढ़। फिर आप ध्यान रखेंगे, एक है माचिया सफारी और एक है अभेड़ा नाम से। इसका मतलब चारों तरफ लगे हुए हैं। देखो आपका ये पहला हो गया आपका नाहरगढ़, फिर डाउन जाएंगे तो यहां पे रहेगा सज्जनगढ़ नाम से, फिर इधर की तरफ जाएंगे तो यहां पे रहेगा माचिया सफारी नाम से, और कोटा की तरफ जाएंगे तो अभेड़ा कोटा। इसका मतलब ये प्लस का निशान आपको ध्यान रखना है। और राजस्थान के जो 4 आपके जैविक पार्क हैं उनको कंप्लीट करना है। तो नाहरगढ़, सज्जनगढ़, माचिया सफारी और अभेड़ा वाला कोटा में रहेगा। अब देखिए, नाहरगढ़ जो जैविक पार्क है ये कहां पे है, जयपुर। और ये राजस्थान का प्रथम जैविक पार्क माना जाता है, किस आधार पर, तो वो आप ध्यान रखेंगे। ये जो जैविक पार्क है ये घोषित कब किया गया था, तो बेटा ये घोषित किया गया था 2007 में। वो अलग बात है कि इस जैविक पार्क की शुरुआत कब हुई थी, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इस जैविक पार्क की शुरुआत हुई 2016 में। तो घोषणा के आधार पर अगर राजस्थान का प्रथम जैविक पार्क आपको पता करना है तो वो ध्यान रखना, घोषणा के आधार पर राजस्थान का प्रथम जैविक पार्क है नाहरगढ़। जबकि जो आपका ये है सज्जनगढ़ जैविक पार्क, इसकी शुरुआत कब हो गई थी, 2015 में। अब अगर आपसे कोई ये पूछे कि राजस्थान का प्रथम जैविक पार्क जिसकी शुरुआत कब हुई, तो शुरुआत से अगर क्वेश्चन आया है डायरेक्ट तो फिर आप सज्जनगढ़ करेंगे। और घोषणा या घोषित से क्वेश्चन आया है कि सबसे पहले किसे घोषित किया गया, तो आपका आंसर रहेगा नाहरगढ़। तो यहां पे ये जो बच्चों के बीच में कंफ्यूज है, यहां पे आपको क्वेश्चन की प्रकृति को समझना पड़ेगा कि राजस्थान का प्रथम जैविक पार्क कौन सा है जिसे घोषित किया गया। तो घोषित करने पे आधार पे तो हो जाएगा नाहरगढ़, और जिसे शुरुआत की गई या जिसे संचालित किया गया डायरेक्ट ही मेरे भाइयों, तब आंसर रहेगा सज्जनगढ़। तो यहां हर एक बच्चे का कंफ्यूज बना रहता है, लेकिन आपको कंफ्यूज दूर कर लेना है मेरे भाइयों इन दोनों बातों से। अगर घोषणा की बात आती है तो सबसे पहले घोषित या घोषित हुआ है मेरे भाइयों कौन सा, नाहरगढ़। लेकिन अगर संचालन और शुरुआत की बात आती है तो सबसे पहले संचालित हुआ है आपका सज्जनगढ़, क्योंकि वो 2016 में शुरू हुआ है, ये 2015 में, ओके। और डायरेक्ट अगर घोषणा के आधार पर बात की जाए तो ये राजस्थान का दूसरा जैविक पार्क है। किसके आधार पर, घोषणा के आधार पर। किसके आधार पर, घोषणा के आधार पर। ठीक है सर। माचिया सफारी जो जैविक पार्क है जोधपुर में 2016 में, ये राजस्थान का कौन सा माना जाएगा, तीसरा जैविक पार्क। और जो अभेड़ा जैविक पार्क है ये कोटा के अंतर्गत है, ये आपके 2021 के अंतर्गत है। इसे आप राजस्थान का कौन सा मानेंगे मेरे भाइयों, चौथा जैविक पार्क माना जाता है। इसके अलावा आपको यह भी ध्यान रखना है, कुछ जैविक पार्क आपके क्या हैं,
प्रस्तावित भी हैं। जैसे सर एक आपके प्रस्तावित जैविक पार्कों के अंतर्गत मेरे भाइयों ध्यान रखना है आपको। जी गुरुजी, तो प्रस्तावित में एक है आपका मरुधरा नाम से, मरुधरा जैविक पार्क के नाम से है सर। और मरुधरा जो जैविक पार्क है, ये ध्यान रखना मेरे भाइयों, मरुधरा है आपका जैविक पार्क बीछवाल बीकानेर, तो ये प्रस्तावित है। एक तो ये प्रस्तावित है, ओके सर। एक मेरे भाइयों आप ये भी ध्यान रखेंगे दूसरा, जिसको आप कहेंगे पुष्कर जैविक पार्क। कौन सा? पुष्कर जैविक पार्क, ओके सर। ये भी प्रस्तावित है पुष्कर जैविक पार्क, और ये आपका कहां पे रहेगा? अजमेर के अंतर्गत रहेगा। तो राजस्थान के ये 2 जैविक पार्क आपके प्रस्तावित रहेंगे, और 4 को याद रखना है, नाहरगढ़, सज्जनगढ़, माचिया सफारी और अभेड़ा वाला कंप्लीट है। तो इसे कहेंगे मेरे भाइयों आपके जैविक पार्क। गुड मॉर्निंग सभी को, प्यार भरा नमस्कार। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और अच्छे से आप क्लास का एंजॉय कीजिए। यहां तक आपकी बात क्लियर हो गई? जी गुरुजी, तो ये आपके राजस्थान के 4 जैविक पार्क रहेंगे, ओके सर। फिर आगे बढ़ते हैं और राजस्थान के आखेट निषेध क्षेत्रों की बात करते हैं। आखेट निषेध क्षेत्र का मतलब वैसे तो कंप्लीटली आपके पूरे राजस्थान में शिकार करना पूर्णतः वर्जित है, लेकिन मेरे भाइयों आपको इस जगह पे एक चीज ध्यान रखनी है। जी गुरुजी, ऐसे कुछ एरिया जहां पे आखेट को पूर्णतः ही प्रतिबंधित कर दिया गया है। पूर्णतः का मतलब यह है कि वहां रहने वाली जो जनरेशन है वो भाई साहब जैसे मानव के प्राणों का योगदान अहम होता है, उसी प्रकार वो जानती है कि जैसे आपके यहाँ जीव जंतु है उनके भी प्राणों की अहमियत होती है। जैसे आप जोधपुर के अंतर्गत जाएंगे तो बताइए बिश्नोई संप्रदाय के जो लोग हैं वो काबिले तारीफ हैं कि जैसे भाई साहब उस एरिया के अंतर्गत कोई छोटे से और बड़े जीव को अगर चोट भी लग जाती है मेरे भाई, तो वो पता है खुद उस चोट को सही करने के लिए आते हैं, और वहां पे जीव जंतु उनके साथ खेलते हैं। तो वहां पे जीव जंतु और मानव का घनिष्ठ प्रेम देखने को मिलता है। तो उन्होंने क्या कर रखा है, अपने एरिया में गलती से भी किसी भी आपके जीव का कोई वध होना नहीं चाहिए। तो ऐसे एरिया जहां बहुत मतलब कानूनी रूप में मेरे भाइयों बहुत खतरनाक रूप में और अच्छे तरीके से जहां पे प्रतिबंध लगा रखा है गवर्नमेंट ने, उन्हें हम इस श्रेणी के अंतर्गत काउंट करेंगे। बाकी आखिर करना पूरी ही जगह क्या है, प्रतिबंधित है। लेकिन कुछ ऐसे एरिया जहां पे वाकई में कठोर नियमों के साथ ये चीजें लागू कर रखी हैं, तो भाई साहब राजस्थान के जो आखेट निषेध क्षेत्र हैं इनकी कुल संख्या आपको देखने को मिलती है कितनी? 33। कितनी मिलती है बेटा? 33। इनकी टोटल संख्या है 33। सर्वाधिक कहां पे देखने को मिलेंगे? तो देखो उसी एरिया से निकल के आ रहे हैं, कहां से? जोधपुर से। और जोधपुर के अंतर्गत टोटल आखेट निषेध क्षेत्र आपको कितने देखने के लिए मिलेंगे? तो ध्यान रखना मेरे भाइयों, कितने मिलेंगे? 7। और सबसे बड़ा आखेट निषेध क्षेत्र कौन सा है? तो आप ये भी ध्यान रखेंगे, सबसे बड़ा आखेट निषेध क्षेत्र है कोटसर सावतसर। कोटसर सावतसर, और ये पड़ता है बेटा ध्यान रखना चूरू और बीकानेर की बाउंड्री पर। चूरू और बीकानेर की बाउंड्री पे है, जिसे कहते हैं कोटसर सावतसर आखेट निषेध क्षेत्र। और सबसे छोटा कौन सा है? तो ध्यान रखना बेटा, सबसे छोटा है कनक सागर। कौन सा है? कनक सागर। और कनक सागर वाला पड़ता है कहां पे? बूंदी के अंतर्गत। तो राजस्थान के जो आखेट निषेध क्षेत्र हैं उनकी कुल संख्या कितनी रहेगी? 33। सबसे ज्यादा कहां है? जोधपुर में। कितने हैं? 7। सबसे बड़ा कौन सा है? तो ध्यान रखना कोटसर सावतसर चूरू बीकानेर की बाउंड्री पे है। और मेरे भाइयों सबसे छोटा आखेट निषेध क्षेत्र कौन सा है? तो कनक सागर बूंदी के नाम से है। ये आपको आखेट निषेध क्षेत्र में 4-5 लाइनें तो याद रखनी है। अब हालांकि पूरी लिस्ट भी है आखेट निषेध क्षेत्रों की, कितने की? 33 की, लेकिन उस पे आप इतना दिमाग मत लगाना। ये 4 पॉइंट ध्यान रखना। राजस्थान में टोटल आखेट निषेध क्षेत्र 33 है। सबसे ज्यादा जोधपुर के अंतर्गत है 7, सबसे बड़ा रहेगा कोटसर सावतसर चूरू, और सबसे छोटा रहेगा कनक सागर बूंदी। बाकी तो फिर आगे चल के इसकी लिस्ट देखेंगे आप। तो देखो डोली नाम से कहां पे है? जोधपुर के अंतर्गत है, ठीक है सर। डोली नाम से कहां रहेगा बेटा? आपके जोधपुर के अंतर्गत रहेगा। गुड़ा बिश्नोई नाम से जोधपुर के अंतर्गत, फिटकासनी नाम से जोधपुर, डेचू नाम से फलौदी में, रामदेवरा जैसलमेर में रहेगा, देशनोक बीकानेर में रहेगा, बज्जू बीकानेर में रहेगा, मुकाम बीकानेर में रहेगा, सैतल सागर दौसा के अंतर्गत है, लोहावट जोधपुर के अंतर्गत है, साथीन जोधपुर, जाम्बेश्वर जी जोधपुर में है, धौरीमन्ना बाड़मेर में है, उज्जला जैसलमेर में, जोड़बीड़ बीकानेर में, दियात्रा बीकानेर में, सावतसर कोटसर बीकानेर प्लस चूरू बीकानेर और चूरू, यही है वो जो सबसे बड़ा है। महला कहां पे है? जयपुर के अंतर्गत है। तो ये पूरी लिस्ट मैंने आपके सामने रख रखी हुई है मेरे भाइयों। यहां से हालांकि क्वेश्चन कम आता है इस लिस्ट से। जो 4 लाइनें आपको मैंने बताई हैं उनको आपको जरूर याद रखना है। जी गुरुजी,
इसके अलावा मेरे भाइयों आकेट निषेध क्षेत्र में और जाएंगे तो बरदोद नाम से कोटपुतली बहरोड में है, भाई साहब जोड़िया नाम से खैरतल तिजारा में है, रानीपुरा नाम से टोंक में है, कंबालजी नाम से सवाई माधोपुर में है, कनक सागर नाम से बूंदी में है। ये रहा वो कनक सागर भाई साहब, जिसके लिए मैंने कहा था कि ये आपका रहेगा क्या, सबसे छोटा आखेट निषेध क्षेत्र क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो सबसे छोटा मेरे भाइयों आखेट निषेध क्षेत्र आपका अगर कोई रहेगा तो वो है कौन सा, कनक सागर। फिर बागदड़ा जयपुर में है, गगवाना अजमेर में है, मेनाल चित्तौड़गढ़ में है, रोटू नागौर में है, जवाई बांध पाली में है, सांचौर जालौर के अंतर्गत है, जरोदा नागौर में, तिलोरा अजमेर में, सौकलिया अजमेर में, सोरसान बारां के अंतर्गत है। तो कुछ तो स्थान विशेष के नाम से ही है, कुछ बांधों के नाम से हैं, कुछ आपके वहां पे जो शुभंकर हैं आगे चल के आप पढ़ेंगे उनके नाम से हैं। तो थोड़ा सा बस देख लेना है, बाकी इस पे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। 4 चीजें याद रखनी है। राजस्थान में टोटल आकेट निषेध क्षेत्र 33 है, सबसे बड़ा कोटसर सावसर चूरू है, सबसे छोटा कनक सागर बूंदी है, और सबसे ज्यादा आकेट निषेध क्षेत्र अगर कहीं देखने को मिलेंगे तो वो जोधपुर में। इसको भी नहीं रटना है जोधपुर में, इसलिए है क्योंकि वहां पर रहने वाली पॉपुलेशन ये जानती है कि पर्यावरण, वनस्पति और इसमें रहने वाले जीव जंतु हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंस रखते हैं, इसलिए वो उनको नुकसान नहीं पहुंचाते हैं मेरे भाइयों। तो चलिए ये वाली बात समझ में आ गई आपको। कनक सागर को आप टिक करेंगे एक तो यहां से, और एक ये रहा आपका सावसर कोटसर मेरे भाइयों। ये क्या था, सबसे बड़ा, ध्यान रखेंगे सबसे बड़ा, ओके सर। तो ये था आपका सबसे बड़ा आखेट निषेध क्षेत्र। तो सबसे बड़ा जो आखेट निषेध क्षेत्र है उसको भी आपको ध्यान रखना है, मैंने वहां पे भी लिखा दिया और यहां लिस्ट के साथ भी लिखा दिया। सावसर कोटसर रहेगा और सबसे छोटा रहेगा कनक सागर बूंदी, ओके सर। इसके बाद मेरे भाइयों राजस्थान के आ जाते हैं आपके पास जंतुआलय। अब राजस्थान के जो जंतुआलय हैं वो 5 हैं, कैसे कैसे याद रखना है। एक है जयपुर जंतुआलय, सबसे पहले बनेगा 1876 में, फिर एक है उदयपुर जंतुआलय 1878 में बनेगा, फिर बीकानेर जंतुआलय 1922 में बनेगा, जोधपुर जंतुआलय 1936 में बनेगा और कोटा जंतुआलय 1954 में बनेगा। तो इसका मतलब फिलहाल आपके जो जंतुआलय हैं वो कितने हैं, 5। लेकिन गवर्नमेंट इनमें से बीकानेर जंतुआलय को हटाने की श्रेणी में लगी हुई है। इसका मतलब बीकानेर जंतुआलय जो है वो जंतुआलय की श्रेणी से हटाया जा सकता है। सर इसे क्यों हटा रहे, बहुत बड़े रीजन है। एक तो वेजिटेशन बहुत कम पाया जाता है बीकानेर के अंतर्गत, और जो जल है उसका भी थोड़ा अभाव देखने को मिलता है, क्योंकि राजस्थान के वह जिले जहां कोई नदी नहीं बहती उसमें बीकानेर का नंबर आता है और चूरू का आता है। तो चूरू में तो ऑलरेडी पहले से जंतुआलय नहीं है, और बीकानेर को इन 2-3 कंडीशनों के कारण ऐसा गवर्नमेंट मानने को जा रही है कि आने वाले समय में हम इसे जंतुआलय की श्रेणी से हटाने का प्रयास करेंगे। और शायद हो सकता है जब ये हट जाए तब कितने बताओ आप, 4, लेकिन अभी कितने बताने, 5। जब तक इसे हटाया नहीं जाएगा, श्रेणी में से कट नहीं किया जाएगा, तब तक आप बताएंगे कितने, 5। तो भाई साहब यहाँ पे सबसे पहले देखिए, सबसे जो पहला जंतुआलय जिसको आप कहेंगे क्या, जयपुर जंतुआलय, ठीक है सर। तो हमारे पास पहला जंतुआलय कौन सा है, जयपुर। अब बताइए इसकी स्थापना कहां पे हुई, 1876 में जयपुर के अंतर्गत हुई। दूसरी बात ध्यान रखेंगे, यह राजस्थान का प्रथम जंतुआलय। और तीसरी बात ध्यान ये रखेंगे, वर्तमान में इसको बेटा 4 जून 2016 के अंतर्गत जो आपका नाहरगढ़ अभ्यारण्य था, जिसे अपन ने जैविक उद्यान के रूप में भी विकसित किया था, उसके अंतर्गत इसे शिफ्ट कर दिया गया है 4 जून 2016 को। तो ध्यान से सुनना, जयपुर जंतुआलय इसकी स्थापना हुई है 1876 के अंतर्गत, और कहां पे हुई है, जयपुर में। और ये राजस्थान का प्रथम जंतुआलय रहेगा मेरे भाइयों, जी गुरु जी। और वर्तमान में इसको 4 जून 2016 को किसके अंतर्गत, आपके नाहरगढ़ अभ्यारण्य के अंतर्गत शिफ्ट कर दिया गया है। इसके बाद जैसे ही आप दूसरे पे आएंगे तो दूसरा जंतुआलय है जिसे आप कहेंगे उदयपुर जंतुआलय। कौन सा जंतुआलय, उदयपुर जंतुआलय। इसे देखेंगे उदयपुर में है, 1878 में इसकी स्थापना हुई है, और यह रहेगा आपके राजस्थान का दूसरा जंतुआलय। फिर आप तीसरे पे जाएंगे तो तीसरा आपको मिलेगा बीकानेर वाला। कौन सा जंतुआलय, बीकानेर वाला। तो तीसरा जो जंतुआलय है वो ध्यान रखना, बीकानेर जंतुआलय। और बीकानेर जंतुआलय की स्थापना कब हुई है, तो 1876, 1878, 1922। और इसमें एक बात ध्यान रखेंगे, इसे जंतुआलय की श्रेणी से, इसे जंतुआलय की श्रेणी से मेरे भाइयों हटाए जाने की, इसे जंतुआलय की श्रेणी से हटाए जाने की क्या है, संभावना है। अभी मैंने संभावना व्यक्त की है, हटाया नहीं गया है मेरे भाइयों। तो यह भी आपको ध्यान रखना है कि संभावना है, हटाया जा सकता है, ओके सर।
फिर नंबर 4 पे जैसे ही आप आएंगे तो एक जंतुआलय मिलेगा जिसको आप कहेंगे जोधपुर जंतुआलय। और ध्यान रखना इसकी जो स्थापना है वो कब हुई है, 1936 के अंतर्गत हुई है। कौन से जंतुआलय की बेटा, जोधपुर जंतुआलय की। और इसमें एक बात ध्यान रखेंगे मेरे भाइयों, जी गुरु जी बताइए, जो आपका गौड़ावड़ पक्षी है उसका ये ध्यान रखना प्रजनन केंद्र है। इसमें बेटा गौड़ावड़ पक्षी का क्या है, प्रजनन केंद्र। ओके सर, इस जंतुआलय के अंतर्गत आपको मिलेगा गौड़ावड़ पक्षी का क्या, प्रजनन केंद्र। और इसके बाद अगर मैं 5वें जंतुआलय पे जाता हूं तो उस जंतुआलय का नाम आता है कोटा जंतुआलय। कौन सा जंतुआलय आता है, कोटा, जो कोटा के अंतर्गत है 1954 में। और यह राजस्थान का सबसे नवीनतम जंतुआलय, हालांकि 1954 काफी पीछे का ईयर हो गया, लेकिन इसके बाद कोई जंतुआलय गवर्नमेंट ने बनाया नहीं है, तो इसलिए इसे मैं कहूंगा नवीनतम जंतुआलय। और मेरे भाइयों इसे मैं कहूंगा जयपुर वाले को राजस्थान का प्रथम जंतुआलय। तो राजस्थान में टोटल जो जंतुआलय की लिस्ट है वो मैंने कितनी बताई बेटा आपको, तो यहां तक समझ में आ गया होगा। पहला जो जंतुआलय वो रहेगा आपका जोधपुर जंतुआलय 1876 में, दूसरा वाला उदयपुर जंतुआलय 1878 में, तीसरा वाला बीकानेर जंतुआलय 1922 में, चौथा वाला जो रहेगा जोधपुर जंतुआलय 1936 में, और लास्ट रहेगा आपका कोटा जंतुआलय जिसे आप बनाएंगे 1954 के अंतर्गत। तो इस प्रकार से आपके राजस्थान के अंतर्गत कितने जंतुआलय हैं, 5, जिनमें से गवर्नमेंट एक जंतुआलय को हटाने की संभावना में है, और वो रहेगा आपका कौन सा, बीकानेर जंतुआलय। तो यहां तक की बात समझ में आ गई है आपको। अपन ने सबसे पहले यहां तक जैविक पार्क किए थे, जो कितने थे, 4, आपका नाहरगढ़ जैविक पार्क, सज्जनगढ़ जैविक पार्क, माचिया सफारी जैविक पार्क और अभेड़ा जैविक पार्क। फिर अपन ने किए आखेट निषेध क्षेत्र, तो आखेट निषेध क्षेत्र राजस्थान में 33, कितने हैं, 33, जिनमें सबसे ज्यादा हैं आपके जोधपुर के अंतर्गत कितने, 7, सबसे बड़ा है कोटसर सावसर चूरू बीकानेर में, और सबसे छोटा है कनक सागर बूंदी में। ओके सर, उसके बाद अपन जंतुआलय में आ गए। जंतुआलय कितने हैं, 5, पहला जयपुर जंतुआलय, दूसरा उदयपुर जंतुआलय, तीसरा बीकानेर जंतुआलय, चौथा जोधपुर जंतुआलय और 5वां कोटा जंतुआलय। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ओके सर, अब चलते बेटा अगले पॉइंट पे, और ये वेरी वेरी मोस्ट लगा लेना मेरे भाइयों, ये जो पॉइंट है इसे आप वेरी वेरी मोस्ट लगा लेना भाई साहब, राजस्थान के संपूर्ण कंजर्वेशन रिजर्व। इसका मीनिंग क्या होता है बेटा, सबसे पहले तो आप यही समझेंगे, कंजर्वेशन रिजर्व का मीनिंग होता है जहां आपके वन्य जीवों को संरक्षण प्रदान किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, कंजर्वेशन रिजर्व। ये घोषित कैसे किए जाते हैं वो भी मैं आपको बताता हूं, सुनिए भाई साहब। घोषणा के आधार पर अगर बात करूं मैं आपसे जी गुरु जी, तो भाई साहब आपका राज्य वन्यजीव संरक्षण अधिनियम बना है 1976 के अंतर्गत। राज्य वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1976 की धारा 36A के तहत इनका भाई साहब आपका क्या किया जाता है, ये रिजर्व एरिया किए जाते हैं। इसका मतलब कल को ये पूछे ये किस आधार पर बनाए जाते हैं, राजस्थान का वो कौन सा अधिनियम है जिसके आधार पर ये बनाए जाते हैं, तो ध्यान रखना, राज्य वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, राज्य वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1976 की धारा मेरे भाइयों 36A के तहत, 36A के तहत कंजर्वेशन रिजर्व मेरे भाइयों घोषित किए जाते हैं, कंजर्वेशन रिजर्व घोषित किए जाते हैं। तो कल को देखो 36A याद नहीं रहे चलेगा, लेकिन यह जरूर ध्यान रखना, राज्य वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1976 के तहत मेरे भाइयों 36A जो धारा है उसके तहत ये कंजर्वेशन रिजर्व घोषित किए जाते हैं, पहली बात। अब दूसरी बात आपको इसमें क्या ध्यान रखनी है बेटा, इनकी वर्तमान में टोटल संख्या कितनी हो चुकी है, ठीक है सर, वर्तमान में टोटल संख्या कितनी है, ओके सर। दूसरी ये बात ध्यान रखनी है भाई साहब, कंजर्वेशन रिजर्व में सबसे बड़ा कौन सा है, ओके सर। तीसरी बात ये ध्यान रखनी है, कंजर्वेशन रिजर्व में जो ये 40 हैं मेरे भाइयों, इनमें सबसे छोटा कौन सा है, ओके सर। और अगली बात आपको ये ध्यान रखनी है, इन कंजर्वेशन रिजर्वों में प्रथम कौन सा है, प्रथम कंजर्वेशन रिजर्व कौन सा है। और एक बात ये ध्यान रखनी है, इन कंजर्वेशन रिजर्वों में अंतिम कंजर्वेशन रिजर्व कौन सा है। ये कुछ चीजों पे आपको फोकस करना है भाई साहब, तब जाके यहां पे बात बनेगी। तो सबसे पहली बात, राजस्थान के जो संपूर्ण कंजर्वेशन रिजर्व हैं
वो राज्य वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1976 की धारा 36A के तहत इनको घोषित किया जाता है। जी सर। अब बात आती है इनकी टोटल संख्या वर्तमान में कितनी हो चुकी है। तो बेटा जल्दी से मेरे को आप एक बार कमेंट करके बताओ ना, इनकी टोटल संख्या कितनी हो चुकी है, जल्दी से बताइए। चलो आज आपके कमेंट के आधार पर मैं इनको निर्धारित करने वाला हूं कि इनकी टोटल संख्या कितनी है। जल्दी से बताइए मेरे भाइयों, इनकी टोटल संख्या कितनी है। जी सर जी, ओके। चलिए बताइए तो फिर टोटल संख्या कितनी है बेटाओ। आज पहली बार आपको मैंने एक छोटा सा काम दिया है। मोनिका शर्मा ओके बेटा, सीमा बेनीवाल ओके बेटा, महिरा जी ओके। चलिए बेटा कोई बात नहीं है ना। अब देखिए बेटा अच्छे से मेरे को सुनिएगा, अच्छे से आप लोग, इसका मतलब आपको ठीक नॉलेज है। थोड़ा बहुत जो अपडेट हुआ है वो मैं बता देता हूं इस जगह से, इसीलिए मैं कह रहा था ये वेरी वेरी मोस्ट है, इसे ध्यान से सुनना। तो बेटा टोटल संख्या अब हो चुकी है इनकी 40। पहले बेटा 36 थी, तो कुछ बच्चों को जो 36 तक पता था वो 36 बता रहे। उसके बाद आसोप नाम से एक भीलवाड़ा में बढ़ा था कंजर्वेशन रिजर्व, तब 37 हो गई थी। फिर 2025 के अंतर्गत में 2026 के अंतर्गत ये 3 कंजर्वेशन रिजर्व और बढ़ाए गए मेरे भाइयों, जिनमें एक का नाम था मोकला पारेवार जैसलमेर में बढ़ाया गया, बिल्कुल बढ़ाया गया था। बुचारा मैन नाम से कोटपतली भैरोड में बढ़ाया गया और खिजड़ली कला नाम से जोधपुर में बढ़ाया गया। तो अब पता है इनकी संख्या हो चुकी है कितनी बेटा, 40। अब इनमें सबसे बड़ा कौन सा कंजर्वेशन रिजर्व है, तो ध्यान रखना सबसे बड़ा है बालेश्वर नाम से, बालेश्वर कंजर्वेशन रिजर्व। सबसे जो बड़ा है वो रहेगा आपका बालेश्वर कंजर्वेशन रिजर्व, और बालेश्वर नाम से जो रहेगा ये सीकर के अंतर्गत रहेगा। सीकर में भी आप जाए देखने के लिए तो नीम का थाना। तो सबसे बड़ा जो कंजर्वेशन रिजर्व है वो ध्यान रखना बालेश्वर नाम से है, कंजर्वेशन रिजर्व सीकर के अंतर्गत नीम का थाना में रहेगा। ओके सर। सबसे जो छोटा रहेगा यहाँ पे कंजर्वेशन रिजर्व, उसे ध्यान रखना वो है आपका बीड़ मुहाना बी, बीड़ मुहाना बी। ओके सर, बीड़ मुहाना बी कंजर्वेशन रिजर्व, बीड़ मुहाना बी कंजर्वेशन रिजर्व। और ये जो है ये आपको मिलेगा जयपुर के अंतर्गत। तो टोटल वर्तमान में 40 हो चुके हैं। इसमें सबसे बड़ा रहेगा बालेश्वर कंजर्वेशन रिजर्व सीकर नीम का थाना, सबसे छोटा रहेगा बीड़ मुहाना बी कंजर्वेशन रिजर्व जयपुर। फिर बात करते प्रथम कंजर्वेशन रिजर्व कौन था, तो प्रथम कंजर्वेशन रिजर्व है बीसलपुर कंजर्वेशन रिजर्व। ये भी आपको ध्यान रखना है कौन सा है, बीसलपुर कंजर्वेशन रिजर्व। और बीसलपुर बारा पड़ता है बेटा कहां पे, आपके टोंक के अंतर्गत। और अंतिम कौन सा है, तो अंतिम क्या है, 37 के बाद 3 एक साथ बढ़ाए गए थे। तो मेरा तो ये मानना है आप तीनों को याद कर लेंगे तो ज्यादा सही रहेगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। तो देखिए उनमें 37 के बाद जैसे ही 38 में नंबर का बढ़ा तो इसको नंबरिंग दिया गया 38, और ये नाम क्या है, मोकला पारेवार, मोकला पारेवार कंजर्वेशन रिजर्व है, जो पड़ता है जैसलमेर में। ठीक है सर। 39 नंबर पे मेरे भाइयों एक बनाया गया बुचारा मैन नाम से, बुचारा मैन नाम से बनाया गया। ध्यान रखना बेटा यह है कोटपतली भैरोड जिले के अंतर्गत। और नंबर 40 पे बनाया गया है ये, जिसे आप कहेंगे खिजड़ली कला, खिजड़ली कला नाम से बनाया गया है, जो आपका कहां पे रहेगा, जोधपुर के अंतर्गत रहेगा। तो फिलहाल वर्तमान में आपको ध्यान रखना है कि कितने कंजर्वेशन रिजर्व हो चुके हैं बेटा, 40। ठीक है। तो कंजर्वेशन रिजर्व का मीनिंग क्या होता है, जहां आपके जीव जंतुओं को संरक्षण प्रदान किया जाता है। ये राजस्थान में कौन से अधिनियम के तहत इनको घोषित किया जाता है, तो राज्य वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1976 के तहत इनको घोषित किया जाता है। वर्तमान में बढ़ते बढ़ते इनकी संख्या कितनी हो चुकी है, तो बेटा 40 हो चुकी है। 40 में भी सबसे बड़ा कौन सा है आपसे पूछा जाए तो ध्यान रखना बालेश्वर है सीकर वाला। सबसे छोटा कौन सा है, तो बीड़ मुहाना बी नाम से है। इसका मतलब आगे चल के जब इसकी लिस्ट आप देखोगे तो बीड़ मुहाना ए नाम से भी कोई कंजर्वेशन रिजर्व है जयपुर में। तो ये ए नहीं है बेटा, ये बीड़ मुहाना बी। जैसे सोरसन नाम से 3 हैं, सोरसन फर्स्ट, सोरसन सेकंड, सोरसन थर्ड। इसी प्रकार जवाई नाम से आपके 2 हैं, जवाई बांध लेपड़ फर्स्ट, जवाई बांध लेपड़ सेकंड। बिल्कुल सर। तो उसी प्रकार से भाई साहब इन आपके 40 में प्रथम कौन सा रहा, तो बीसलपुर। और अंतिम कौन से रहे, तो मेरे भाइयों मैं तो ये कहूंगा अंतिम के लिए कि आप तीनों ही जो नवीन बने उनको याद करिएगा। हो सकता है ये नहीं दे तो बुचारा मैन राइट आंसर रहेगा, ये दोनों नहीं देगा तो मोकला पारेवार राइट आंसर रहेगा। तो इसलिए तीनों ही आप याद करना जो नवीन है। ओके सर। चलिए
मेरे अरे ये टॉपिक बीएसटीसी लैब असिस्टेंट बेटा सबके लिए इंपॉर्टेंट है। राजस्थान ज्योग्राफी अपन इस यूट्यूब चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहे हैं और वो भी उच्च लेवल के साथ पढ़ा रहे हैं। तो भाई साहब आप कोई सा भी एग्जाम दीजिएगा, भाई साहब यहां से बाहर कुछ नहीं रहने वाला है और इसका जीता जागता उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत कर दूंगा। पता है किस दिन? 5 आपकी तारीख को पीएसआई का पेपर होने के लिए जा रहा है। अपन ने जितनी क्लास ली है, जितने टॉपिक हो चुके हैं, वहां से अगर क्वेश्चन आएगा तो वो भाई साहब यहीं से आने वाला है। आप बेफिक्र रहिए, उस दिन सिर्फ मैं बोलूंगा, आप सुनेंगे मेरे भाई। कौन सी तारीख को? 5 तारीख को। तब तक के लिए मैं शांत हूं, उसके बाद ही अपन डंका बजाएंगे 5 के बाद, क्योंकि अभी तक उसके बीच में जब से मैं यूट्यूब पे उतरा हूं तब तक उसके बीच में गवर्नमेंट का कोई एग्जाम हुआ नहीं है। और जैसे ये 5 तारीख को गवर्नमेंट का एग्जाम होगा तो उस दिन आपको हुबहू मिलाया जाएगा इन क्लासों में से। तब आपको पता चलेगा कि सुबह वाली क्लास 8 से जो 9 गौरव सर की चलती है, इस क्लास की ताकत क्या है। नहीं है क्या? 5 तारीख को ये ध्यान रखना भाई साहब, माइंड सेट कर लेना। बिल्कुल सर, ओके। चलिए बेटा अब आगे बढ़ते हैं मेरे भाइयों। तो राजस्थान के जो संपूर्ण कंजर्वेशन रिजर्व है वो आपके सामने ये रही, पूरी की पूरी लिस्ट है। ये बेटा आपको याद करने हैं, बार बार इनका जब अभ्यास करेंगे तो याद हो जाएंगे बेटा, बिल्कुल हो जाएंगे मेरे भाइयों। तो बीसलपुर नाम से कहां है? टोंक में है। जोड़बीड़ नाम से कहां है? बीकानेर में। सुंदा माता नाम से जालोर में। गुड़ा विष्णुई नाम से जोधपुर में। साकमरी नाम से सीकर में। गोगेलाब नाम से नागौर में। बीड़ नाम से झुंझुनू में। और रोटू नाम से कहां पे है? नागौर के अंतर्गत है। ओके सर। फिर आप जाएंगे तो उम्मेदगंज पक्षी नाम से कोटा में है। देखो जवाई बांध लेपड़ फर्स्ट और जवाई बांध लेपड़ सेकंड आगे भी मिल जाएगा। बौसियाल खितड़ी नाम से झुंझुनू में है। बौसियाल खितड़ी बागौर नाम से भी झुंझुनू में है। जवाई बांध लेपड़ सेकंड, ये आ गया प्रथम बोरा। मनसा माता नाम से झुंझुनू में है। शाहबाद के जंगल 12 में है। रणखार जालोर के अंतर्गत है। और शाहबाद तलाई कहां पे है? 12 के अंतर्गत है। बीड़ घास फुलिया खुर्द भीलवाड़ा में है। बागदर्रा क्रोकोडाइल उदयपुर में है। बाड़ा खीरा सिरोही के अंतर्गत है। झालाना आमागढ़ जयपुर में है। रामगढ़ 12 में है। और अरवर नाम से अजमेर में है। सोरसन नाम से 12 में है। सोरसन नाम से दूसरा 12 में और सोरसन नाम से तीसरा 12 में। कुछ कंजर्वेशन रिजर्व तो ऐसे हैं जो एक ही नाम से हैं और लगातार उनको फर्स्ट, सेकंड और थर्ड नंबर देना है बस आपको। इसके अलावा हमीरगढ़ नाम से भीलवाड़ा में। खिचन नाम से फलौदी में है। बाज इमली नाम से 12 में है। बालेश्वर जो सबसे बड़ा था वो सीकर के अंतर्गत है। गंगा भैरव घाटी अजमेर के अंतर्गत है। बीड़ मेरे भाइयों सीकर के अंतर्गत है। बीड़ मुहाना, ये बीड़ फतेहपुर वाला है। और ये बीड़ मुहाना संरक्षण ए जयपुर वाला है। और बीड़ मुहाना संरक्षण बी। और अमरक महादेव लेपड़ नाम से कहां पे है? उदयपुर के अंतर्गत है सर। और महासीर नाम से कहां पे है? उदयपुर में। अब देखो लास्ट में जो मैंने 37, 38, 39, 40 बताए थे, ये जरूर याद रखना। 37 नंबर पे जैसे जिन बच्चों ने 36 शुरू में जवाब दिया था उनको बेटा 36 तक याद थे, तो ये 37, 38, 39, 40 भी जरूर याद रखना। मैं पहले कह रहा हूं आपको। तो 37 नंबर पर बना था मेरे भाइयों आसोप। किस नाम से बना था? जी गुरुजी, आसोप। आसोप कंजर्वेशन, आसोप कंजर्वेशन रिजर्व। फिर बेटा 38 जो बना ये किस नाम से बना? तो मोकला पारेवार, मोकला पारेवार कंजर्वेशन रिजर्व। मोकला पारेवार कंजर्वेशन रिजर्व नाम से बना। 39वां जो बना ये किस नाम से बना? तो ध्यान रखना, बुचारा मैन, बुचारा मैन कंजर्वेशन, बुचारा मैन कंजर्वेशन रिजर्व नाम से बना। और 40वां जो था ये ध्यान रखेंगे, खेजड़ली कला, खेजड़ली कला कंजर्वेशन रिजर्व, खेजड़ली कला कंजर्वेशन रिजर्व नाम से बना। अब सर ये कहां कहां पे रहेंगे? तो आसोप नाम वाला जो है ये रहेगा भीलवाड़ा के अंतर्गत बनाया गया। ओके सर। मोकला पारेवर वाला जो है ये जैसलमेर के अंतर्गत बनाया गया। ओके सर। और बुचारा मैन जो है मेरे भाइयों ये ध्यान रखेंगे आप, बुचारा मैन वाला कहां पे बनाया गया? तो ये था आपके कोटपुतली बहरोड के अंतर्गत। बिल्कुल सर। कहां पे था? कोटपुतली बहरोड। और खिजड़ली जो कला नाम से बनाया गया तो ये ध्यान रखना ये कहां पे रहेगा? जोधपुर। तो मैंने आपको इस कंजर्वेशन की लिस्ट में फिर वापस से बता देता हूं आपको मेरे भाइयों। देखो वो तो आपको याद करनी है पूरी लिस्ट, ये वेरी वेरी मोस्ट है, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके कुछ ये पॉइंट।
कि कंजर्वेशन रिजर्व कौन से अधिनियम के तहत घोषित किए जाते हैं, तो राज्य वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1976 के तहत। टोटल संख्या कितनी है? 40। सबसे बड़ा कौन सा है? बालेश्वर कंजर्वेशन रिजर्व, सीकर में, नीम का थाना में। सबसे छोटा कौन सा है? बीड़ मुहाना भी कंजर्वेशन रिजर्व, बिल्कुल जयपुर में। आपका प्रथम कौन सा था? तो ध्यान रखेंगे बीसलपुर नाम से। और अंतिम में मेरे कहने से ये तीनों याद रखने हैं, 38, 39 और 40, ये तीनों याद रखने हैं बेटा। वापस से इनको एक बार और बोल लो। मोकला पारेवार नाम से जैसलमेर में है, बुचारा में नाम से कोटपुतली बहरोड में है, और खिजड़ली कला नाम से जोधपुर के अंतर्गत है। बोलो मामला डन है? जी गुरुजी बिल्कुल डन है, कोई दिक्कत ही नहीं है। ओके मेरे भाइयों, तो यहां तक की जो बात थी आपकी एक कंजर्वेशन रिजर्व तक की हो गई, ठीक है सर। और इसमें अपन ने कितने देख लिए टोटल? तो मेरे भाइयों आपने देख लिए हैं 40। अब बताइए, पहले यहां तक की बातें आपको समझ में आ गई? कुछ चीजों पे देखो मेहनत आपको करनी पड़ेगी बेटा, हर चीज हलवा नहीं है पढ़ाई के अंतर्गत। अब ये 40 की लिस्ट है, तो आप इसे जब बार बार देखेंगे, पहले तो इस लिस्ट में से वो कंजर्वेशन रिजर्व आप याद कीजिएगा जो मेरे भाइयों एक ही नाम से है। ये जरूर आपको ध्यान रखना है, जो एक ही नाम से है। जैसे सुरसन नाम से 3 है, बीड़ मुहाना नाम से A और B है, जवाई बांध लेपड़ नाम से आपके 2 हैं, जवाई बांध लेपड़। एक आपके मेरे भाइयों बौसियाल खेतड़ी नाम से है, एक बौसियाल खेतड़ी बागौर नाम से है। ऐसे जो भाई साहब आपके हैं जो एक ही नाम से हैं, तो पहले उन्हें याद कीजिएगा, उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे। ओके सर, अब चलते हैं मेरे भाइयों अगले पॉइंट पर। और अगला पॉइंट है राजस्थान की बाघ परियोजना है। राजस्थान की बाघ परियोजना, पहले एक एक को समझाता हूं। अपने राजस्थान की जो प्रथम बाघ परियोजना चली थी उसका नाम था रणथंभौर बाघ परियोजना। कौन सी बाघ परियोजना है? रणथंभौर। ये कितने क्षेत्रफल पे चली हुई है? तो 1530.23 वर्ग किलोमीटर पर। और विस्तार की बात करें कि इसका विस्तार कहां रहने वाला है, अब इसका विस्तार कहां पे रहेगा, ये विस्तार में बस गड़बड़ मत करना मेरे भाइयों। देखो पहले तो माइंड सेट को सेट कीजिए आप अपने को। भाई साहब अपन पढ़ने के लिए जा रहे हैं टाइगर रिजर्व, टाइगर प्रोजेक्ट पढ़ने के लिए जा रहे हैं। अब एक बात बताइए, बाघों को विचरण करने के लिए एरिया क्या चाहिए? बड़ा चाहिए। तो इन आपकी बाघ परियोजनाओं में हमेशा एक बात ध्यान रखना कि एक जिला आने वाला नहीं है, इसमें कई जिले आने वाले हैं। बात तो सर सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल भाई साहब राइट। तो सुनिए फिर क्या बात बताने वाला हूं। रणथंभौर बाघ परियोजना का विस्तार कहां पे रहेगा? तो ध्यान रखना, एक तो रहेगा सवाई माधोपुर में। कहां पे रहेगा? सवाई माधोपुर के अंतर्गत, ठीक है सर। एक तो कौन से एरिया के अंतर्गत रहेगा? सवाई माधोपुर के अंतर्गत। एक रहेगा करौली के अंतर्गत। कहां रहेगा? करौली। एक रहेगा मेरे भाइयों बूंदी के अंतर्गत, और एक रहेगा टोंक के अंतर्गत। तो ये जो आप एरिया देख रहे हो, ये वाला जो एरिया देख रहे हो, इसमें चलेगी आपकी कौन? रणथंभौर बाघ परियोजना। तो बेटा सिर्फ सवाई माधोपुर मत कर देना। इसका मतलब कल को ये क्वेश्चन पूछा जाए कि रणथंभौर बाघ परियोजना से संबंधित जिला नहीं है, और मेरे जैसा एग्जामिनर हुआ तो मैं सवाई माधोपुर सबसे पहले हटाऊंगा और ऑप्शन में लिखूंगा। मैंने क्वेश्चन क्या किया? रणथंभौर बाघ परियोजना से संबंधित जिला नहीं है, और मैं 3 ऑप्शन के अंतर्गत एक में लिख दिया बूंदी, एक में लिख दिया टोंक, एक में लिख दिया करौली, और एक में लिख दिया मेरे भाइयों इनमें से कोई एक जिला और लिख दूंगा, जैसे 12 लिख दिया। अब बताइए सब बच्चे याद करके जाएंगे रणथंभौर रणथंभौर रणथंभौर। मेरे भाइयों रणथंभौर मतलब सवाई माधोपुर याद करके गए आप। अब भाई साहब वो तो वहां पे आया ही नहीं ऑप्शन में, तो इसीलिए कह रहा हूं बाघों को विचरण करने के लिए एरिया बड़ा चाहिए। इसलिए इस परियोजना का विस्तार एक नहीं 4 जिलों में है, सवाई माधोपुर, करौली, बूंदी और टोंक। यह आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, बिल्कुल भाई साहब। तो विस्तार के लिए आपको यहां मैपिंग पे जाना पड़ेगा। तो रणथंभौर बाघ परियोजना राजस्थान की प्रथम बाघ परियोजना है, क्षेत्रफल रहेगा 1530.23 वर्ग किलोमीटर, विस्तार ये। अब बात आती है कि सर इसकी शुरुआत कब हुई? इस बाघ परियोजना की अपने राजस्थान के अंतर्गत शुरुआत कब है? तो यह भी आपको ध्यान रखना है, इसकी शुरुआत है बेटा 1973 के अंतर्गत। कब है बेटा इसकी शुरुआत? 1973 के अंतर्गत। चलिए, तो ये पहली आपको बाघ परियोजना पता चल गई। रणथंभौर बाघ परियोजना का क्षेत्रफल 1530.23 वर्ग किलोमीटर, विस्तार रहेगा यहां पे और शुरुआत रहेगी। एक ही साथ फिर इसे एक पेज पे दे दूंगा, आप बेफिक्र रहिए, पहले समझिए आराम से, फिर आगे चलता हूं। द्वितीय जो बाघ परियोजना है उसका नाम है आपकी का क्या? सरिस्का बाघ परियोजना। क्षेत्रफल रहेगा 1213.34 वर्ग किलोमीटर, विस्तार कहां रहेगा सरिस्का बाघ परियोजना का? तो वो भी देखिए भाई साहब, एक जिला आएगा आपका अलवर, ठीक है सर, अलवर ले लिया।
फिर एक जिला रहेगा इसमें जयपुर, ओके सर जयपुर ले लिया, और एक जिला रहेगा कोटपुतली बहरोड। इसका मतलब इस परियोजना का जो विस्तार है भाई साहब वो कुछ ऐसे है, ये आपको ध्यान रहे। इसमें 3 जिले रहेंगे आपकी द्वितीय वाली बाघ परियोजना में, जिसे आप कह रहे हैं क्या, सरिस्का बाघ परियोजना। अलवर, जयपुर और कोटपुतली बहरोड, अलवर, जयपुर और ध्यान रहे कोटपुतली बहरोड, ओके सर। और ये कब चली है, इस बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है सर। इसकी शुरुआत है 1978 में, पहली वाली की थी 1973 में, इसकी शुरुआत है 1978 में। ये रहेगी आपकी सरिस्का बाघ परियोजना, ओके सर डन। इसके बाद भाई साहब आगे बढ़ता हूं तो तृतीय जो बाघ परियोजना है जिसे आप कहते हैं मुकंदरा हिल्स बाघ परियोजना, क्षेत्रफल है 1135.78 वर्ग किलोमीटर। विस्तार कहां पे रहेगा मुकंदरा हिल्स बाघ परियोजना का, यह भी एक रोचक तत्व है, नहीं है क्या, बिल्कुल है। तो इसी जगह पे मैं आपको एक बात समझाता हूं, पहले आइए, उसके बाद आपसे बात करूंगा जिससे आपको कंफ्यूज पैदा ना हो। जी गुरुजी, मुकंदरा जो हिल्स नाम है ये राजस्थान में 3 जगह यूज होता है, ध्यान रखना। जी बताइए सर। एक तो मेरे भाइयों आपका जो मुकंदरा हिल्स है, जी गुरुजी ध्यान से सुनना बेटा, मुकंदरा हिल्स एक तो राजस्थान के अंतर्गत पहाड़ी है, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। एक मुकंदरा हिल्स नाम से आप राजस्थान के अंतर्गत पढ़ के आ रहे राष्ट्रीय उद्यान, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, राष्ट्रीय उद्यान भी पढ़ा है हमने मुकंदरा हिल्स नाम से। और अभी आप मुकंदरा हिल्स नाम से पढ़ रहे हैं बाघ परियोजना, टाइगर प्रोजेक्ट, बिल्कुल सर। तो नोट में ये चीज ध्यान रखना भाई साहब, मुकंदरा हिल्स नाम से आपकी एक चीज नहीं 3 चीजें। मुकंदरा हिल्स पहाड़ी पूछेगा तो आंसर अलग होगा, मुकंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान पूछेगा तो आंसर अलग होगा, और मुकंदरा हिल्स बाघ परियोजना पूछेगा तो आंसर अलग होगा। अब सर कैसे कैसे होगा वो मैं बताता हूं। मुकंदरा हिल्स अगर पहाड़ी पूछी इसने तो ध्यान रखना आंसर रहेगा कोटा और झालावाड़। अगर पहाड़ी पूछी तो मुकंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान आप कल ही पढ़ के आ रहे हैं या परसों की क्लास में पढ़ने देखा था, मुकंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान रहेगा, ध्यान रहे कोटा और चित्तौड़गढ़ में, बिल्कुल राइट सर, कोटा और चित्तौड़गढ़। अब बताइए बाघ परियोजना में बाघों को विचरण करने के लिए एरिया बड़ा चाहिए, और एरिया बड़ा चाहिए तो फिर आपके जो जो जिले यहां तक आए उन सबको उठा लीजिए इसके अंतर्गत। जी सर, तो बाघ परियोजना में एक जिला तो उठ के आ जाएगा कॉमन, कौन, कोटा, ओके सर। एक उधर से आ जाएगा झालावाड़, ओके सर, और एक आ जाएगा चित्तौड़गढ़, ठीक है सर, कोटा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, और एक जिला और ऐड होगा जिसका नाम रहेगा बूंदी। तो इसका मतलब जब बाघ परियोजना पूछी जाए तो ये जिले रहेंगे, मुकंदरा हिल्स नाम से राष्ट्रीय उद्यान पूछा जाए तो ये जिले रहेंगे कोटा और चित्तौड़गढ़, मुकंदरा हिल्स नाम से पहाड़ी पूछी जाए तो ये रहेंगे कोटा और झालावाड़। अब ये क्वेश्चन सिर्फ क्वेश्चन नहीं था गुरुजी, जिस दिन ये क्वेश्चन आता, मैं सही कह रहा हूं, आपके दिमाग की नसें फाड़ के रख देता, आपको लगता कि ये सही है, ये सही है। और सोचिए जब वो आंसर इससे करता, इस वाली से, मुकंदरा हिल्स बाघ परियोजना कहां है, और पहले ऑप्शन में लिखता कोटा और झालावाड़, दूसरे में लिखता कोटा और चित्तौड़गढ़, तीसरे में लिखता कोटा, झालावाड़ और चित्तौड़गढ़, और चौथे में लिखता कोटा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़ और बूंदी, तो आपको एक पल को यह लगता कि सारे ही ऑप्शन सही हैं। फिर आप क्या करते, तो बेटा ये जो चीज है ध्यान रखना, एक ही नाम से है पर 3 आपकी चीजें इस नाम के पीछे लगती हैं। मुकंदरा हिल्स पहाड़ी पूछे तो आंसर ये रहेगा, मुकंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान पूछे तो ये रहेगा, मुकंदरा हिल्स बाघ परियोजना पूछे तो ये रहेगा। तो विस्तार अपन को कहां का देखना है इस बाघ परियोजना का, तो विस्तार रहेगा मुकंदरा हिल्स बाघ परियोजना का, एक तो रहेगा कोटा के अंतर्गत, जी सर, एक रहेगा मेरे भाइयों झालावाड़ के अंतर्गत, ठीक है सर, एक मेरे भाइयों आपने कहां लिया था सर, चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत रहेगा, और एक विस्तार रहेगा सर बूंदी के अंतर्गत। तो यह है आपकी मुकंदरा हिल्स बाघ परियोजना का विस्तार, ओके सर। और बेटा जब आपसे यह पूछा जाए कि इसकी शुरुआत कब हुई है सर, तो ध्यान रखेंगे मुकंदरा हिल्स बाघ परियोजना की शुरुआत है 2013 के अंतर्गत। कब है बेटा, 2013 के अंतर्गत। बोलो यहां तक बात समझ में आ गई? जी गुरुजी। अब चलता हूं आपकी चौथी बाघ परियोजना पर, और चौथी बाघ परियोजना जिसे कहते हैं रामगढ़ बिस्दारी बाघ परियोजना, 1496.49 वर्ग किलोमीटर पर। विस्तार कहां पे रहेगा, तो देखो इसका जो विस्तार है रामगढ़ बिस्दारी बाघ परियोजना का, इसका विस्तार है कोटा और बूंदी के अंतर्गत। कहां पे है, कोटा और बूंदी के अंतर्गत। लेकिन जो वन विभाग की रिपोर्ट है वो कहता है इसका कुछ विस्तार भीलवाड़ा की तरफ भी है। कहां पे है, भीलवाड़ा की तरफ। तो मैं तो ये कहूंगा द्वंद्व नहीं पालना है, जब 2-2 जिलों का ग्रुप आए तब तो आप आंसर कर लेना कोटा और बूंदी, और जब 3-3 जिलों का ग्रुप आए क्वेश्चन के अंतर्गत तो कोटा, बूंदी और भीलवाड़ा।
तो वन विभाग की रिपोर्ट में यह माना गया है कि इसमें कुछ एरिया किसका आता है, भीलवाड़ा का आता है। जी गुरुजी, तो यहां पे ये थोड़ा सा ध्यान रख लेंगे, बस बाकी कुछ नहीं है जी। तो इसका जो विस्तार है वो आपको कहां मिलेगा, कोटा, बूंदी और भीलवाड़ा। और मेरे भाइयों रामगढ़ बिस्दारी बाघ परियोजना की शुरुआत कब की गई थी, तो ये भी आपको ध्यान रखना है सर। इसकी जो शुरुआत हुई है वो 2021 के अंतर्गत हुई है। कब हुई है, 2021 के अंतर्गत। आप बाघ परियोजना में क्या चीज समझ पा रहे हैं, मैं इसे एक ही साथ एक टेबल पे दे दूंगा, आप बेफिक्र रहिए। अलग अलग बताने का रीजन था कि आप जिले पहचान सकें, और हमेशा इनके जब जिले रखो तो वो आपस में संलग्न होने चाहिए, जिससे बाघ एक दूसरे एरिया के अंतर्गत आराम से विचरण कर सकें। ऐसा नहीं कि आपने करौली उठा लिया तो फिर बांसवाड़ा उठा रहे हो, फिर बाघ कहां से जाएगा बताइए, आप विचरण करने के लिए कहां से जाएगा, क्या टेम्पू और रेल या फिर बस पकड़ेगा क्या। तो इसलिए इसमें जो भी जिले आ रहे हैं ना वो हमेशा संलग्न रहेंगे, ये भी आपको बात ध्यान रहे। ओके सर, चलिए अगली जो बेटा पंचम वाली बाघ परियोजना रहेगी, 5 वाली, वो है आपकी धौलपुर करौली नाम से। क्षेत्रफल रहेगा 599.64 वर्ग किलोमीटर। विस्तार कहां रहेगा, तो इसमें इजी गोइंग दिख रहा है, नाम से पता चल रहा है कि इसका एक तो विस्तार रहेगा मेरे भाइयों कहां पे, धौलपुर के अंतर्गत, और एक विस्तार रहेगा करौली। तो धौलपुर और करौली में इसका विस्तार रहेगा, वो नाम से ही पता चल रहा है, ठीक है सर। लेकिन जब आपसे बात की जाए कि इसकी शुरुआत कब हुई, तो बेटा इसकी जो शुरुआत है धौलपुर करौली बाघ परियोजना की, इसकी शुरुआत है 2023 में। तो ये धौलपुर करौली बाघ परियोजना रहेगी। और इसके बाद मेरे भाइयों छठी अभी बनी नहीं है, बल्कि आपकी ये प्रस्तावित है, आपकी कौन सी, 6वां टाइगर प्रोजेक्ट आपका ये प्रस्तावित है, ध्यान रहे। जो बनेगा आपका आगे चल के मेरे भाइयों किस नाम से, इस नाम से कुंभलगढ़ टाइगर रिजर्व, किस नाम से, कुंभलगढ़ बाघ परियोजना भी आप इसे कह सकते हैं। ये 6वीं बनेगी। विस्तार कहां का रहेगा इसका, तो कुंभलगढ़ वाली का विस्तार रहेगा राजसमंद में, ठीक है सर। इसके अलावा उदयपुर में रहेगा, ओके सर, कहां, उदयपुर में। इसके अलावा पाली के अंतर्गत रहेगा, ठीक है सर। इसके अलावा सिरोही के अंतर्गत रहेगा और ब्यावर के अंतर्गत रहेगा। तो काफी बड़ा एरिया इसके लिए रिजर्व किया जा रहा है। अब देखते हैं कब बनने वाली है मेरे भाइयों। तो ये इसका क्या रहेगा, विस्तार रहेगा। और लगभग ये कितने एरिया पर बनेगी, तो लगभग आप राउंड फिगर में याद रख सकते हैं 1400 वर्ग किलोमीटर पे बनेगी। कितने पे बेटा, 1400 वर्ग किलोमीटर पे। तो राजस्थान में अभी ये प्रस्तावित है, 6वां टाइगर प्रोजेक्ट बना नहीं है, ये ध्यान रहे। तो बताइए अपने राजस्थान में टोटल कितनी बाघ परियोजनाएं संचालित हैं, तो आपको इजी गोइंग पता चल गया होगा कि हमारे राजस्थान में 5 बाघ परियोजना संचालित है, जिनमें सबसे पहली जो बाघ परियोजना है उसका नाम है बेटा, ध्यान रखना, रणथंभौर बाघ परियोजना, ओके सर। दूसरी है आपके पास सरिस्का बाघ परियोजना, तीसरी है आपके पास मुकंदरा हिल्स बाघ परियोजना, चौथी है रामगढ़ बिस्दारी बाघ परियोजना, और 5वीं है धौलपुर करौली बाघ परियोजना, और 6ठी प्रस्तावित है आपकी कौन सी, कुंभलगढ़ बाघ परियोजना, ओके। अब इनकी बात आती है एरिया की, कि एरिया कितना कितना रहेगा। पहली का 1530 वर्ग किलोमीटर है, दूसरी का जो है वो 12-13 वर्ग किलोमीटर है, तीसरी का जो है लगभग वो आपका रहेगा मेरे भाइयों कितना, 1135.74 वर्ग किलोमीटर, चौथी वाली का रहेगा 1496.49 वर्ग किलोमीटर, लास्ट वाली का रहेगा 599.64 वर्ग किलोमीटर। इनसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे भाइयों विस्तार में, फिर कह रहा हूं, रणथंभौर वाली का विस्तार है सवाई माधोपुर, करौली, बूंदी और टोंक में, ध्यान रखना, सवाई माधोपुर, करौली, बूंदी और टोंक, ये आप रणथंभौर। सरिस्का वाली का विस्तार है अलवर, जयपुर और कोटपुतली, बहरोड। मुकंदरा हिल्स वाली जो है उसका विस्तार है कोटा, झालावाड़, बूंदी और चित्तौड़गढ़, ध्यान रखना। और इसके अलावा रामगढ़ बिस्दारी वाली का विस्तार है कोटा, बूंदी और वन विभाग की रिपोर्ट के अनुसार भीलवाड़ा भी ऐड करेंगे, ओके। धौलपुर करौली वाली बाघ परियोजना का विस्तार है, ध्यान रखेंगे, धौलपुर और करौली में कब कब शुरू हुई है, तो पहली 73 में, दूसरी आपके 78 में शुरू हुई है, तीसरी 2013 में हुई है, चौथी 2021 में, और लास्ट वाली 2023 में। बिल्कुल क्लियर है। चलिए, तो यहां तक की बात आपको मेरे हिसाब से समझ में आ जानी चाहिए। ये आपके टाइगर प्रोजेक्ट हैं जो राजस्थान के अंतर्गत कितने चलाए गए हैं बेटा, 6 टाइगर प्रोजेक्ट हैं। चलिए मैं इनको एक पेज पे आपके लिए बताता हूं। अगर आपसे पूछा जाए कि राजस्थान में बाघ परियोजना, राजस्थान में बेटा बाघ परियोजना संचालित, तो राजस्थान में जो बाघ परियोजना संचालित है मेरे भाइयों, इनमें मेरे कहने से एक बात बस ये ध्यान रख लेना कि राजस्थान में बाघ परियोजना फिलहाल संचालित है 5, और जो 5 हैं उनके आपको नाम पता होना चाहिए, जी गुरुजी। और इसके अलावा मेरे भाइयों आपको यह कंफर्म पता होना चाहिए शुरुआत कब है और कौन कौन से जिले में, इससे काम चल जाएगा आपका। तो एक तो अपन ने पढ़ी थी कौन सी बताइए,
रणथंभौर बाघ परियोजना, बिल्कुल पढ़ा था सर, रणथंभौर बाघ परियोजना। एक अपन ने दूसरी पढ़ी है अभी, जिसको आप कहेंगे सरिस्का बाघ परियोजना, ओके सर। तीसरी पढ़ी है अपन ने, जिसको आपने कहा है मुकंदरा हिल्स बाघ परियोजना, मुकंदरा हिल्स बाघ परियोजना, ओके सर। फिर अपन ने चौथी पढ़ी है मेरे भाइयों, जिसको आपने कहा है रामगढ़ विषधारी, क्या कहा है बेटा, रामगढ़ विषधारी बाघ परियोजना, ओके सर, रामगढ़ विषधारी बाघ परियोजना। और लास्ट आपने पढ़ी है मेरे भाइयों, जिसको आपने कहा है धौलपुर करौली, धौलपुर करौली बाघ परियोजना, धौलपुर करौली बाघ परियोजना। तो ये आपने 5 टाइगर प्रोजेक्ट पढ़े, ओके सर। अब इसमें भी फिर आपने क्या देखा, रणथंभौर वाली चली है 1973 में, ओके सर, ये चलिए 1978 में, ठीक है सर, ये चलिए आपके 2013 के अंतर्गत, ये चलिए 2021 में, और ये चलिए 2023 में। फिर मैं तो यही कहूंगा इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे भाइयों, ये चली कहां पे है, तो रणथंभौर वाली सवाई माधोपुर विस्तार रहेगा, करौली में रहेगा, ओके सर, इसके अलावा बूंदी में रहेगा, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, और एक जिला मेरे भाइयों इसके अंतर्गत रहेगा, कौन सा, टोंक। सरिस्का वाली के अंतर्गत अलवर रहेगा, बिल्कुल ठीक है सर। अलवर के अलावा बेटा इसमें जयपुर रहेगा, ठीक है सर, और जयपुर के अलावा ध्यान रखना इसमें कोटपुतली बहरोड भी रहेगा, ओके सर, कोटपुतली बहरोड। मुकंदरा हिल्स वाली में मेरे भाइयों कोटा रहेगा, ओके सर, झालावाड़ रहेगा, ठीक है सर, इसके अलावा चित्तौड़गढ़ रहेगा, ठीक है सर, और एक कौन रहेगा, बूंदी रहेगा, ठीक है सर। इसके अलावा रामगढ़ विषधारी के अंतर्गत कोटा और बूंदी मुख्य रूप में रहेंगे, लेकिन वन विभाग की रिपोर्ट कहती है कि इसमें भीलवाड़ा भी आता है, तो अपन भीलवाड़ा भी ऐड कर लेंगे, अपन को क्या फर्क पड़ रहा है। और धौलपुर करौली वाली में नाम से ही पता चल रहा है कि धौलपुर और करौली, ओके। अब बताइए इनमें आपके ये चीजें तो आपको याद होनी चाहिए, ये वेरी वेरी मोस्ट पॉइंट है भाई साहब। वन्य जीव के अंतर्गत राजस्थान की बाघ परियोजना, तो हम कितनी चला चुके हैं भाई साहब, हमारे राजस्थान में 5 आपकी बाघ परियोजना चल चुकी हैं, तो ये ध्यान रहेगा आपको, वेरी गुड। अब मैंने एक ही जगह पे लाके आपको खड़ा कर दिया, इस जगह पे एरिया की भी मैं बात करता हूं, तो मेरे भाइयों ये आपकी है 1530.25 वर्ग किलोमीटर पर, ओके सर। और ये जब आप बात करेंगे मेरे भाइयों सरिस्का वाली, तो ये है आपकी 1213.34 वर्ग किलोमीटर पर है, ओके सर। और ये जब आप बात करेंगे मुकंदरा हिल्स वाली, तो 1135.74 वर्ग किलोमीटर के करीब है लगभग ये, ओके सर, ओके सर, वर्ग किलोमीटर। और मेरे भाइयों रामगढ़ विषधारी की बात करेंगे तो ये लगभग 1496.49 वर्ग किलोमीटर पे है, ओके सर। और लास्ट वाली जो है ये 599.64 वर्ग किलोमीटर पे है। पूरा याद मत करना, राउंड में भी याद कर सकते हैं, इसे लगभग 1500, इसे 1200, इसे 1100, इसे 1500 और इसे मेरे भाइयों 600 के करीब, ऐसे भी आप याद कर सकते हैं। तो 1530.23, 1213.34 वर्ग किलोमीटर, 1135.76, तो ये आपकी सब क्या थी बेटा, बाघ परियोजनाएं थी मेरे भाइयों, जो आपने यहां तक देखी थी। ये 1135.78 है, ठीक है सर। एक तो यहां पे ये छोटा सा मिस्टेक हुआ था अपन से, और एक क्या 1213.34 है और 1530.23 है। ये कितनी है, 1530.23 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। चलिए, तो ये आपकी 5 बाघ परियोजनाएं रहेंगी मेरे भाइयों, जिनका ईयर आपको याद रखना है और जिले याद रखने हैं। फिर कह रहा हूं टोटल जो याद है वो राउंड फिगर में याद कर लेना, पॉइंटों में याद करने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये राजस्थान की बाघ परियोजनाएं हो गई, ओके सर। अब मेरे भाइयों एक छोटा सा पॉइंट और लेता हूं, क्योंकि समय कम है अपने पास, तो फिर अगले पॉइंट पे अपन चलते हैं, और वो रहेगा आपका मृग उद्यान। तो राजस्थान के अंतर्गत जो मेरे भाइयों मृग उद्यान है, उनकी संख्या कितनी है, तो राजस्थान में बेटा ये भी ध्यान रखना, मृग उद्यानों की जो संख्या है वो टोटल है कितनी, 7। अब ये 7 कौन कौन से हैं, कहां कहां पे हैं, तो ध्यान रखेंगे। एक है आपका यहां 2 जयपुर में रहेंगे जी गुरु जी, जिनके क्या नाम रहेंगे, एक का रहेगा अशोक मृग उद्यान, और एक का रहेगा संजय मृग उद्यान, ठीक है। फिर मेरे भाइयों आगे चलेंगे तो तीसरा यहां से ऐड कर लो आप, पुष्कर मृग उद्यान, ओके, अजमेर में रहेगा। फिर मेरे भाइयों 4 और 5 अपन जोधपुर से उठाएंगे, जिनमें एक रहेगा मेरे भाइयों अमृता देवी मृग उद्यान, ओके सर। और एक रहेगा जिसे आप कहेंगे माचिया सफारी मृग उद्यान, ओके सर।
माचिया सफारी मृग उद्यान। फिर आप नीचे की तरफ जाएंगे तो मेरे भाइयों एक यहां पे रहेगा जिसको आप कहेंगे सज्जनगढ़, सज्जनगढ़ मृग उद्यान। ओके सर। और एक रहेगा इधर वाली साइड में जिसे आप कहेंगे दुर्ग, दुर्ग मृग उद्यान। तो ऐसे करके अपने राजस्थान में टोटल मृग उद्यानों की संख्या कितनी हो जाती है? 7। अब ध्यान देना बेटा ये कैसे कैसे है और कहां कहां पे हैं। अशोक वाला जो है ये जयपुर में है, तो जयपुर में 2 रहेंगे अशोक और संजय नाम से। ओके सर। फिर आगे की ओर बढ़ेंगे आप, जयपुर के बाद इधर की ओर बढ़ेंगे तो फिर बीच में पुष्कर नाम से आएगा अजमेर में, ठीक है। और फिर पश्चिम की तरफ वापस 2 रहेंगे, माचिया सफारी और अमृता देवी, और दोनों कहां रहेंगे आपके जोधपुर के अंतर्गत। ये भी जोधपुर में रहेगा और ये भी जोधपुर के अंतर्गत रहेगा। सज्जनगढ़ वाला कहां पे रहेगा? ध्यान रखना उदयपुर के अंतर्गत। और भाई साहब दुर्ग वाला कहां पे रहेगा? तो ये ध्यान रखना चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत रहेगा, चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत। तो राजस्थान में जो मृग उद्यानों की संख्या है वो है आपकी 7। याद करने का तरीका क्या रहेगा फिर बता देता हूं आपको। 2 रहेंगे आपके ये कौन से वाले? अशोक और संजय वाले। फिर बीच में एक पुष्कर नाम से रहेगा। 2 इधर रहेंगे अमृता देवी और माचिया सफारी, और 2 नीचे की तरफ रहेंगे। ऐसे याद करेंगे, बीच में बस एक ही है, 2 इधर 2 इधर और 2 नीचे, और बीच में एक। अशोक और संजय, अमृता देवी और माचिया सफारी, बीच में पुष्कर, 2 नीचे सज्जनगढ़ और कौन सा? दुर्ग वाला। क्लियर है? ओके सर। तो ये मेरे भाइयों आपके 7 मृग उद्यान रहेंगे, ठीक है सर। अगली जो बात करता हूं आपके लिए एक पॉइंट और मेरे भाइयों, रामसर साइट क्या होती है सर? तो ध्यान देंगे बेटा, रामसर साइट का मतलब होता है ऐसी भूमि जो कैसी हो? आर्द्र हो या नम भूमि हो, उसे क्या कहते हैं? रामसर साइट। या इंग्लिश के अंतर्गत इसे वेटलैंड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? वेटलैंड। वे भूमि जहां पे विशेष जीव जंतुओं को या जीव या पक्षियों को क्या मिलता है? संरक्षण मिलता है। ये रामसर साइट का अर्थ रहेगा। उपनाम के रूप में इसे आर्द्र भूमि कह सकते हैं, नम भूमि कह सकते हैं, वेटलैंड। और रामसर साइट से संबंधित ये आप ध्यान रखेंगे, ये वाला पॉइंट, रामसर साइट से संबंधित 2 फरवरी 1971 को ईरान में एक सम्मेलन हुआ, जो सम्मेलन कौन से स्थान पे हुआ? रामसर नामक स्थान पे हुआ। इसीलिए ध्यान रखना रामसर साइट दिवस मनता है कब बेटा? 2 फरवरी को। कब मनता है? 2 फरवरी को। और भाई साहब वर्तमान राजस्थान में ध्यान रखेंगे, आपके वर्तमान राजस्थान में, वर्तमान राजस्थान के अंतर्गत जो रामसर साइट, रामसर साइटों की संख्या, तो आपके राजस्थान में वर्तमान राजस्थान के अंतर्गत रामसर साइटों की संख्या कितनी हो चुकी है? 5। ये भी आपको ध्यान रखना है, कितनी हो चुकी है मेरे भाइयों? 5। 5 रामसर साइट बताऊंगा। चलिए चाय पी लीजिए मेरे साथ। चाय किस किसको पीनी है जल्दी बताइए। आपका थोड़ा सा वर्चस्व है ना, वो लगातार कम होता जा रहा है। मेरी मेहनत जैसी पहले क्लास में थी ऐसी कंटिन्यूअस चल रही है, तो आपका वर्चस्व कैसे कम हो रहा है? क्योंकि आप जब सुबह क्लास को लेने आते हो तो उससे पहले मेरे भाइयों शेयर नहीं करते हो, जबकि आपको यह क्लास शाम को सोने से पहले एक बार शेयर कर देनी चाहिए अपने सभी ग्रुपों के अंतर्गत, जिससे आपको अपनी क्षमता का आकलन हो सके कि विद्यार्थी हमसे आगे हैं या पीछे हैं। अगर आपसे आगे हैं और वो जवाब जल्दी दे पा रहे हैं तो इससे आपका यही आकलन होता है कि हमें और मेहनत करने की आवश्यकता है। तो यार क्लास को शेयर किया करो, ये गलत बात है भाई साहब। चलिए बहुत बढ़िया बेटा परी खान। तो अब रामसर साइट और देख लेते हैं मेरे भाइयों। रामसर साइट कौन कौन सी हैं आपकी? जो 5 है उनके अंतर्गत मेरे भाइयों ध्यान रखना है आपको। पहली रामसर साइट थी आपकी केवलादेव, केवलादेव नाम से रामसर साइट थी जो आपके भरतपुर के अंतर्गत है। जी गुरुजी, तो केवलादेव नाम से रामसर साइट भरतपुर, ये आपकी बनी 1981 के अंतर्गत, ठीक है। फिर सेकंड जो थी वो सांभर नाम से है, सांभर रामसर साइट, ये आप ध्यान रखेंगे जयपुर के अंतर्गत है, ये आपकी बनाई 1990 में। और फिर आपके 2025 आपका बीता है, इसके अंतर्गत राजस्थान को सौगात के रूप में 3 रामसर साइट दी गई हैं। अब वो कौन कौन सी है ये भी आप ध्यान रखेंगे। जी गुरुजी, तो भाई साहब उनमें एक है उदयपुर के अंतर्गत दी गई मेनार नाम से, मेनार रामसर साइट। जी गुरुजी, मेनार रामसर साइट ये आपके उदयपुर के अंतर्गत दी गई। और भाई साहब ये आपके जून 2025
25। फिर मेरे भाइयों एक रामसर साइट यहां पे दी गई आपकी खींचन रामसर साइट, और जो ये खींचन रामसर साइट थी ये मेरे भाइयों कहां पे है, तो ये ध्यान रखना खींचन वाली है फलौदी, और ये कब सर, ये भी आपके जून 2025 के अंतर्गत। और एक मेरे भाइयों रामसर साइट जो अभी आपकी 5वीं बनी थी, इसे भी ध्यान रखना, ये बनाई गई है सिलीसेड नाम से, जो सिलीसेड झील है अलवर में, सिलीसेड रामसर साइट। ओके सर, सिलीसेड रामसर साइट जो आपके अलवर के अंतर्गत है, और ये बनी है आपकी दिसंबर 2025 में, दिसंबर 2025 के अंतर्गत। तो राजस्थान में जो रामसर साइटों की संख्या है वो कितनी हो चुकी है? 5। पहली है केवला देव, ओके सर, भरतपुर में 1981 में। दूसरी है सांबर, जयपुर 1990 में। तीसरी है आपकी मेनार रामसर साइट उदयपुर में, जिसे मेरे भाइयों वर्ल्ड विलेज भी कहा जाता है, वर्ल्ड विलेज या पक्षी गांव के नाम से भी इसे जानते हैं, वर्ल्ड विलेज या पक्षी गांव के नाम से। खींचन वाली है ये आपकी जून 2025 में चौथी, और 5वीं जो रामसर साइट है वो सिलीसेड रामसर साइट अलवर में। और ये जो सिलीसेड झील है इसे ध्यान रखना, एक नाम और बेटा, इस सिलीसेड झील को मेरे भाइयों आपके राजस्थान का पता है क्या कहा जाता है? नंदन कानन। सिलीसेड झील को राजस्थान का नंदन कानन कहा जाता है। तो इसका मतलब यहां पे मैंने आपको 7 और मृग उद्यान आपको बता दिए थे चलते चलते, और 5 आपको रामसर साइट बता दी मेरे भाइयों। तो मेरे भाइयों आज की क्लास का दी एंड अपन इसी जगह करेंगे। तो आज की क्लास कैसी रही ये तो आप कमेंट के अंतर्गत बताएंगे। और दूसरी बात कि भाई साहब ये कंटेंट तो आप पढ़ ही रहे हैं, साथ ही साथ अगर आपने पीवाईक्यू भी निकालने हैं और वो नहीं निकाले तो फिर तैयारी कमजोर मानी जाएगी। तो कुछ दिन शेष और रह गए मेरी बुक आने में, बस राजस्थान का भूगोल ये सबके हाथ में होनी चाहिए जितने भी बच्चे कंटेंट के साथ पढ़ रहे हैं। और फिर मैं बताऊंगा इसे पढ़ने का तरीका क्या रहेगा, इसके पीवाईक्यू करेंगे कैसे आप, वो मेरे पे छोड़ दीजिए आप। तो लक्ष्य परिवार के द्वारा बाकी के जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सबके लिए पीवाईक्यू निकाले हुए आप नजदीकी बुक स्टोर से जाके परचेज कर सकते हैं, या आप मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करके भी वहां से ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। तो मेरे भाइयों आज के लिए इतना ही, बाकी मिलेंगे अपन कल वही सुबह उसी एनर्जी के साथ उसी मॉर्निंग के सेशन में। लेकिन उससे पहले क्या देता हूं, क्लास को शेयर करके आइएगा भाई साहब, बिल्कुल। तो कल मिलेंगे, आज के लिए इतना ही, बाकी कल मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार, जय माता दी, जय हिंद, जय जवाहर, ऑल दी बेस्ट, मस्त रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, खुश रहिएगा, जय श्री राम।